हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोसाइटी इन इंडिया, भारतीय समाज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे मैं करवाने वाला हूँ। उसमें से आज अपन देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न जो आपके सामने आने वाले हैं, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने आप वाले हैं अपन इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। साथ के साथ ये वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो, वीडियो को जरूर से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज क्या है? आपको समझाना है कि भारतीय समाज क्या है। भारतीय समाज के ऊपर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। भारतीय समाज विविध संस्कृति, धर्म और परंपराओं से बनी हुई एक जटिल तंत्र है। भारतीय समाज क्या है? अलग अलग प्रकार की जो विविध संस्कृतियां हैं, धर्म है, भाषा और परंपराओं से बनी हुई एक जटिल सामाजिक तंत्र है। समझ में आ गई? एक ऐसा देश जहाँ पे अलग अलग प्रकार के धर्म दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा और परंपराएं हैं वो दिखाई देती हैं। उन सबको मिलाकर एक जटिल परंपरा का निर्माण होता है, उसी को क्या कहा जाता है? भारतीय समाज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? हिंदू, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी धर्म, साथ के साथ अन्य ईसाई धर्म, अन्य जितने भी धर्म है वो बाहर जैसे देश के अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की भाषाएं, हर राज्य की अपनी भाषा है, उसके अंदर भी क्षेत्रीयवाद की भाषाएं देखने को मिलती हैं। साथ के साथ हमारी अलग अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग प्रकार की धर्म और सांस्कृतिक चीजें देखने को मिलती हैं। भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? विविधता में एकता। मतलब अलग अलग प्रकार के देश, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, उनके अंदर आपके सामने अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग आपके सामने भाषा के लोग पाए जाते हैं। इन अलग अलग जो जाति, भाषा और धर्म के आधार पर पाए जाने वाले लोगों की एक जगह सामाजिक जो भावना है वो देखने को मिलती है। तो विविधता में एकता है, यही भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़े, भारतीय समाज में धर्म की क्या भूमिका है? धर्म जीवन का आधार है जो नैतिकता, आचार और सामाजिक संबंधों को दिशा देता है। मतलब धर्म क्या है? धर्म है वो एक प्रकार से हमारे जीवन को जीने का आधार बनाता है, जहां पर नैतिकता, लाचार, आचार और सामाजिक संबंधों को दिखाई देता है। मतलब भाई अगर कोई व्यक्ति धर्म से चलता है, धर्म में क्या दिखाया गया है? सिर्फ पूजा पाठ करना ही नहीं बताया गया है। धर्म में बताया गया है कि आपको नैतिकतापूर्ण जीवन जीना चाहिए, जहाँ पे आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे आपको जीवन में सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, आपको जीवन में नैतिकता से चलना चाहिए, संस्कारों से जीवन जीना चाहिए। अब काफी लोग कहोगे कि ऐसा जीवन जीने से तो कोई महत्व नहीं है, आज के समय से चलता नहीं। लेकिन जब जीवन में जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे तो आपको चीजों का महत्व पता चल जाएगा कि नैतिकता का क्या महत्व होता है। अंतिम स, अंतिम समय आया, फिर अंतिम सत्य जीवन का यही है कि जितना नैतिकता से जीवन जियोगे उतना ही सुकून और सरलता और सुख के साथ आपका जीवन रहेगा। अच्छा आचार होना चाहिए। आप चाहे जीवन में कितने भी ऊंचे पदों पर पहुंच जाओ या जीवन में कितनी ही ऊंची उपलब्धियों प्राप्त कर लो, जीवन में आपका व्यवहार है वैसा का वैसा होना चाहिए। जिस दिन आपने जो शुरुआत की थी उसी दिन आपका कैसा व्यवहार था, आपका वैसा का वैसा व्यवहार होना चाहिए। सामाजिक संबंध, दूसरे लोगों से आपके संबंध कैसे होने चाहिए? दूसरे लोगों से आपके संबंध है सदैव है वो कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विविधता में एकता। भारत देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं, संस्कृति व धर्म पाए जाते हैं। इसके बावजूद हमारे भारत में क्या पाए जाते हैं? राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता पाई जाती है। मतलब हमारे देश में अलग अलग प्रकार की संस्कृति, भाषा और धर्म पाए जाते हैं। इसी की वजह से हमारे भारत देश में राष्ट्रीय एकता इतनी सब कुछ। अगर आप एक बात देखो, राजस्थान में देखो, राजस्थान में मेवाड़ की भाषा अलग है, मारवाड़ की भाषा अलग है ना, शेखावाटी की अलग है, हाड़ौती क्षेत्र की अलग भाषा है, सभी क्षेत्रों की अलग अलग भाषा है। संस्कृति में भी कहीं ना कहीं आपको अंतर देखने को मिलेगा। हरियाणा की अलग संस्कृति है, राजस्थान की अलग संस्कृति है, यूपी की अलग संस्कृति है, बिहार की अलग संस्कृति है, दक्षिण की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है। फिर भी जब भारत देश की बात आती है तो हम सब क्या एक जगह खड़े हो जाते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर थोड़े दिन हुआ था जुलाई के अंदर, तो सभी के सभी लोग हैं वो क्या है, भारत है वो एकजुट खड़ा हुआ नजर आया था। तो यही है, हमारी संस्कृति, भाषा सब कुछ भिन्न हो सकती है लेकिन हम एक जगह एकजुट खड़े हुए नजर आते हैं। जाति व्यवस्था का मूल आधार, जाति व्यवस्था का मूल आधार क्या है? भारत में जो जाति व्यवस्था है वो कैसे होती है? वर्ण आधारित जाति व्यवस्था देखने को मिलती है और जन्म आधारित सामाजिक वर्गीकरण होता है। मतलब वर्णों के आधार पे
4 वर्ण बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ब्राह्मण सबसे ऊंचा, फिर आपके सामने क्षत्रिय, फिर आपके सामने वैश्य और शूद्र। इस आधार पे आपके सामने 4 वर्णों का वर्गीकरण किया गया और सभी को जन्म आधार पे, वंशानुगत प्रणाली के आधार पे नहीं, जन्म के आधार पे, जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता है वो उसी का हो जाता है। वर्ण और जाति में क्या अंतर दिखाई पड़ता है आपको? वर्ण क्रम आधारित होते हैं और जबकि जाति है वो आपके सामने जाति और जन्म आधारित विभाजन पे होती है। जब सबसे पहले आपके सामने जो जातिगत व्यवस्था की शुरू की गई थी वो वर्ण आधारित थी। उस समय अगर एक पिता के 4 पुत्र हो सकते थे, तो अगर जो पढ़ाई लिखाई का काम करता था उसको ब्राह्मण बोला जा सकता था, जो आपके सामने जो राज्य की रक्षा करने का कार्य करता था उसको क्षत्रिय बोला जा सकता था, जो व्यक्ति आपके सामने किसानी या फिर व्यापार करता उसको क्षत्रिय जो वैसे बोला जा सकता था, और जो व्यक्ति आपके सामने इन सब की देखरेख का काम करता था उसको शूद्र बोला जा सकता था। लेकिन ये थी वर्ण आधारित, जैसा काम करोगे वैसा ही आपकी जाति हो जाएगी। लेकिन वक्त बदलता चला गया, इतनी जटिल परंपराओं को कोई अपनाना नहीं चाहता, इसलिए जातिगत जो प्रणाली है ये किसमें बदल गई? जन्म आधारित जातिगत प्रणाली देखने को मिली, जहां पर आप जिस कुल में जिस समाज में जन्म लेते हो वो उसी के आप होके रह जाते हो। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट है श्रम। आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के आश्रम देखने को मिलते हैं? 4 प्रकार के आश्रम देखने को मिलते हैं। भारतीय जो पौराणिक सभ्यता उसमें 4 आश्रम माने गए थे। कोई भी व्यक्ति उसके जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। 100 साल की कुल आयु को 4 भागों में बांटा, जिसमें क्या किया गया? 0 से मतलब जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उससे 25 वर्ष तक की आयु तक उसको जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी है, और उसको क्या बोला गया? ब्रह्मचर्य के नाम से बोला गया। क्या बोला गया? ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से बोला गया, जहां से 0 से 25 साल तक इंसान को अपना जीवन है वो शिक्षा दीक्षा पर, पढ़ाई पर ज्यादातर खर्च करना चाहिए। फिर आपके सामने अगला जीवन है 25 से लेकर 50 साल तक की का जीवन है, वो कोई भी व्यक्ति को अपनी शादी विवाह और पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उनको निभाने में देना होता था। उसको क्या बोला जाता था? गृहस्थ आश्रम, मतलब वो गृहस्थी जीवन जीता था। फिर आपके सामने 50 से लेकर 75 तक उसको क्या करना था? अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलवा कर उसकी शादी करके फिर उनको क्या करना था? उनको वनों की तरफ बढ़ना होता था अपने जो धर्म की शिक्षा के लिए। फिर वो वनों की तरफ जाते थे, उसको वानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहां पे वो अपने गुरु को खोजते थे, थोड़ी बहुत भक्ति करना शुरू करते थे। और अंतिम और 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु के बीच में कोई भी व्यक्ति है उसको अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन करना होता था, उसको संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको विस्तार से सारी चीजें? 4 प्रकार के आश्रमों की बात की गई। धर्म की समाज में क्या भूमिका है? धर्म सामाजिक व्यवस्था है, नैतिक आचरणों और परंपराओं को बनाए रखने में सहायक होती है। धर्म कैसी संस्था है? धर्म एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, तो समाज में होने वाले जो चीजें हैं उनका निर्माण करती है। जीवन में आपको नैतिकतापूर्ण जीवन जीना चाहिए और अपनी परंपराओं को बनाकर रखना चाहिए। तो धर्म वाला प्रश्न अपन पहले ही कर लिया अपने। कर्म सिद्धांत क्या है? व्यक्ति को कर्म को उसके वर्तमान और भविष्य को जीवन निर्माण करते हैं। देखो कर्म क्या होते हैं? अगर आज आपने अच्छे से मेहनत की तो आप में से काफी बच्चे हैं जो ऐसे सोचेंगे भाई कॉलेज के एग्जाम का क्या महत्व होता है, लेकिन कॉलेज के एग्जाम में आपका इतिहास का पेपर होता है, आपका राजनीति का पेपर होता है, आपका ज्योग्राफी का पेपर होता है। अगर इन सब विषयों को भी अगर आप गहराई से पढ़ लेते हो रेगुलर कॉलेज में जाकर, तो आप न सिर्फ कॉलेज में अच्छे अंक प्राप्त करोगे बल्कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। समझ में आ गया? तो यही है, आप कर्म वही होते हैं जो आज वर्तमान समय में आप जिस प्रकार का जीवन जीते हो वो आपका वर्तमान भी बेहतर बनाता है और भविष्य को भी बेहतर बनाने का कार्य करता है। अगले वाला है पुरुषार्थ क्या कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषार्थ कुल 4 प्रकार के होते हैं आपके सामने। पहला धर्म, कोई भी व्यक्ति है उसको अपना जीवन है वो धर्म पूर्ण जीना चाहिए, धर्म का सहायता लेनी चाहिए। अर्थ, कोई भी व्यक्ति है उसको कर्म मतलब अर्थ मतलब पैसे कभी कमाने चाहिए। इंसान सिर्फ धर्म के आधार पे ही उसका काम नहीं चल सकता है, उसको पैसा भी कमाना होता है। फिर अंतिम चीजें है काम और मोक्ष की उपलब्धता बताई गई। मोक्ष जहां पर आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है? कार्य करना होता है। आपने जब सब कुछ कर लिया अपने जीवन में तब आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से उनकी व्यक्ति में लीन हो जाना और अंतिम समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। समझ में आ गया? यूनिट फर्स्ट के मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे सारे करवा दिए, पीडीएफ को जरूर से पढ़ लेना। ग्रामीण और जनजातीय समाज का यूनिट नंबर 2 है, जहां पर अपन पढ़ेंगे ग्रामीण समाज क्या होता है, ग्रामीण समाज की क्या परिभाषा है। वह समाज जो कृषि, पारंपरिक जीवन व स्थानीय संस्कृति पर आधारित हो।
ग्रामीण जीवन कौन सा होता है? वो जीवन जो अधिकतर कृषि पर निर्भर करता है, उसका पारंपरिक पहले जैसा जीवन होता है और स्थानीय संस्कृति पर आधारित होता है। सीधे सीधे गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामीण समाज के नाम से कहा जाता है, जिसके आप अपने गांव में देखोगे लगभग लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। समझ में आ गया? और उनकी स्थानीय संस्कृतियां, मतलब जो अपने आसपास जो लोग देखते हो ना, जो नैतिकतापूर्ण जीवन जिएंगे, संयुक्त परिवार में रहेंगे, है ना, सामुदायिक जीवन जीते हैं, सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। समझ में आएगा? उसी को ग्रामीण समाज के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण समाज की दो विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? जहां पर कृषि दिखाई देती है, जहां पे लोग क्या है अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि है, उसका जो कृषि है मुख्यतः उसी को जीविका चलाने के लिए कृषि करते हैं। अधिकतर अपना उनका जीवन यापन करने का तरीका कृषि है। और सामूहिकता की भावना, मतलब सभी लोग मिलजुल कर एकजुटता के साथ रहते हैं। तीसरे वाला पॉइंट है ग्रामीण जीवन में परिवार का स्वरूप कैसा होता है? तो ग्रामीण जीवन में परिवार का स्वरूप कैसा होता है? ग्रामीण जीवन में लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं? संयुक्त परिवार की प्रणाली का जीवन जीते हैं। मतलब सभी लोग कैसे रहते हैं? संयुक्त रूप से एक जगह इकट्ठा रहते हैं, है ना। आप देखा होगा संयुक्त रूप से एक गांव में देखा होगा, एक ही घर में आपके सामने 2 से 3 परिवार हैं। अपने एक दादा है, उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटे एक ही परिवार में आराम से रह लेते हैं हंसी खुशी के साथ। इसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, भारत में ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? भारत में ग्रामीण समाज में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? पहली सबसे बड़ी समस्या गरीबी। भारतीय ग्रामीण समाज में गरीबी बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पे देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा गरीबी है। बेरोजगारी व अशिक्षा भी देखने को मिलती है। भारतीय ग्रामीण जीवन में क्या देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार की कमी है और आपके सामने बेरोजगार व अशिक्षा जैसी समस्याएं भी बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर देखने को मिलती हैं। लोग शिक्षित भी कम है। आज के समय तो वर्तमान समय में बच्चों ने धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन अशिक्षा भी बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिलती है। पहले आपके सामने बहुत ज्यादा लोग स्कूलों में जाने पर विश्वास नहीं रखते थे, गाँव में अपने कृषि कर लेते थे, मजदूरी कर लेते थे या फिर कोई अन्य कार्य कर लेते थे, लेकिन शिक्षा पर उनका कोई विशेष जोर नहीं होता था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति कैसी है? शिक्षा का स्तर निम्न है, लेकिन सरकारी योजनाओं से सुधार हो रहा है। पहले के समय आपके जब पिताजी हुआ करते थे, उस समय आपके सामने शिक्षा है वो बहुत कम देखने को मिलती थी। खास करके महिलाओं की शिक्षा का स्तर तो बहुत कम होता था, और राजस्थान में तो महिलाओं की शिक्षा का स्तर सबसे निम्न स्तर पे है। लेकिन जैसे जैसे सरकारी योजनाएं लागू हो रही है, आपके सामने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर क्या है? धीरे धीरे उनमें जो बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज प्रणाली की क्या मुख्य उद्देश्य है? पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पे लोकतांत्रिक सुशासन को सशक्त बनाना। मतलब आप स्थानीय स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे आपके सामने जो शासन प्रणाली है उसको, लोकतांत्रिक प्रणाली को सबसे ज्यादा मजबूत करना है। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी मुख्य उद्देश्य है। अगले वाला पॉइंट है, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके 3 स्तर कौन से होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के 3 कुल स्तर कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सबसे निचले स्तर में क्या है? पंचायती राज, ग्राम पंचायत, सॉरी ग्राम पंचायत, जहां पर आपके सामने 73वां संविधान संशोधन 1992 में सबसे निचली इकाई जिसको बनाया गया वो थी ग्राम पंचायत, जहां से 2 से 3 गांव, या फिर जहां पर आपके सामने एक बहुत बड़ा गांव जिसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, मतलब अप्रोक्स 10,000 की जनसंख्या वाले गांव है, उसको ग्राम पंचायत बना दिया जाता था। समझ में आ गया? उसका मुखिया सरपंच होता है। पंचायत समिति, 50 से 60 ग्राम पंचायतों को मिलकर एक समन्वय, जिला परिषद की स्तर की और सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के बीच में आपके सामने एक समन्वय के लिए एक पंचायत समिति का निर्माण किया गया, जहां पर 50 से 60 गांवों को इकट्ठा करके एक पंचायत समिति का निर्माण किया गया, जो खंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे होती है, जिसका मुखिया प्रधान देखने को मिलता है। और जिला स्तर पे आपके सामने पंचायत समिति की सबसे बड़ी जो प्रणाली कौन सी होती है? जिला परिषद, वो सबसे बड़ी इकाई होती है। समझ में आ गया आपके सामने? अगला है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? पंचायती राज जो है उसको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उसको आपके सामने क्या है, पहले ये व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। 1991 में इसको संविधान के पटल पे रखा गया, पास किया गया, उसके बाद 1992 में लागू किया गया इसको, जिसमें ग्राम पंचायत है, ग्रामीण स्तर के लोगों को भी
आपके सामने मौके मिले कि वो राजनीति में आए, अपने विकास की धारा खुद तय कर सके, अपने विकास के लिए प्रयास कर सके। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था है उसको एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा दिया गया। समझ में आ गया आपको? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना ही 33वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य है। जनजातियों की मुख्य परिभाषा क्या है? वह समूह है जो भौगोलिक रूप से पृथक, सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट और पारंपरिक जीवन शैली वाला होता है। मतलब जनजाति कौन होते हैं भाई? जो लोग आपके सामने वनों में रहते हैं, है ना, वनों में भी नहीं रहते हैं, जो भौगोलिक रूप से अलग रहे हैं। मतलब जो वही पहले क्या पुराने समय में जो वनों में रहते थे, अब जो व्यक्ति वनों में रहता है वो आपके सामने आम समाज से मिला जुला नहीं रहता है, उसका जीवन थोड़ा अलग होता है। समझ में आ गया? तो वो सांस्कृतिक रूप से भी उनकी अलग पहचान है, वो उनके अलग ईश्वर देखने को मिलते हैं, उनकी पारंपरिक जीवन है जो खास करके वनों से संबंधित अब उनका जीवन है वो जुड़ा हुआ होता था। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? जनजातियों के नाम से जाना जाता है। जो मीणा है, ग्रासिया है, भील है, ये सब मुख्य जनजातियां देखने को मिलती हैं। जनजातीय समाज की दो विशेषताएं बताई। जनजातीय समाज की दो विशेषताएं क्या है? सामूहिकता और प्रकृति में गहरा संबंध। मतलब सभी लोग हैं, एक जगह समूह के साथ रहते हैं जनजाति में लोग, और उनका प्रकृति के साथ बहुत गहरा जुड़ाव देखने को मिलता है। प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं और सभी लोग सामूहिकता का जीवन जीते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? ये था आपके सामने यूनिट नंबर 2। अब बढ़ेंगे अपन आखिरी नंबर यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे नगरीय समाज से संबंधित, जो नगरीय समाज देखने को मिलता है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे प्रश्नों को विस्तार से पढ़ेंगे अपन। पहला प्रश्न है, नगरीय समाज क्या होता है? वह समाज जहां जनसंख्या घनत्व अधिक हो, उद्योगों की प्रधानता और विविधता देखने को मिले। नगरीय समाज कहाँ? भाई अपने शहर को देखो, अजमेर शहर को आप विस्तार से देखो, और कोई शहर में अगर आपका पेपर है वहां से हो तो उस शहर की प्रमुखता से देखो। वहां पर क्या है? जिस शहर में आपके सामने गांव में बहुत कम, उतने क्षेत्र में आपके सामने कम से कम 2 से 3 हजार लोग रहते हैं शहर में, उसी जगह में कम से कम 30 से 40 और काफी बार तो 1 लाख तक की वो जनसंख्या चली जाती है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। क्यों रहते हैं इतने ज्यादा लोग? ताकि उद्योगों के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए लोग वहां पर आके बस जाते हैं। उद्योगों की प्रधानता देखने को मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा उद्योग है वहां पर देखने को मिलते हैं, और अलग अलग विविधता के लोग भी देखने को मिलते हैं। नगरीय समाज की विशेषता बताइए। नगरीय समाज क्या होता है? आपके सामने व्यक्तिगत जीवन और औपचारिक संबंधों की प्रधानता देखने को मिलती है। मतलब नगरीय समाज वो समाज होता है जहाँ पे व्यक्तिगत जीवन है कोई भी व्यक्ति का, और औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। मतलब लोग है अपने आप से मतलब रखते हैं, अपना जीवन में जो वो उद्योग कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उससे उनको मतलब होता है। अपने जीवन में उनको व्यक्तिगत रूप से जीवन में आगे बढ़ना होता है। उनके संबंध कैसे होते हैं? व्यापारिक होते हैं या औपचारिक होते हैं? व्यापारिक मतलब अगर आप कोई व्यक्ति के साथ रह रहे हो, जैसे किसी के मकान में रह रहे हो किराए पर, तो आपको बस इतने दिन, मतलब जितने दिन आपके किराए के मकान पे रह रहे हो। अगर कोई किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहे हो तो आपको बस इतने दिन, मतलब है उस मालिक से जितने दिन आप वहां पे काम कर रहे हो, आपके रिश्ते लगभग औपचारिक ही देखने को मिलते हैं। गांव में इसके उलट होता है। आपके सामने रिश्ते कैसे होते हैं? पारिवारिक होते हैं। जिसके साथ उठ बैठ होती है उसके साथ परिवार जैसा रिश्ता देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, नगरीकरण का क्या तात्पर्य है? नगरीकरण क्या होता है? ग्रामीण जनसंख्या को शहरों की ओर प्रवासन करना और शहरों के विस्तार होना क्या नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। मतलब गांव की जो जनसंख्या है वो शहरों से, गांवों से उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उन सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए वो क्या करते हैं? अपने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ जाते हैं, और शहरों का विस्तार होता हुआ दिखाई देता है। वहां पर और ज्यादा उद्योग पनपते हैं, और ज्यादा लोग आकर बसते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। हम कभी अपने पिताजी से पूछना कि आप जिस शहर के आसपास, बड़े शहर के आसपास रहते हो, पहले क्या वो इतना विस्तार से था? अधिकतर का जवाब मिलेगा नहीं, पहले वो इतने विस्तार में था नहीं था, आज ही वो इतने विस्तार में दिखाई देता है। नगरीयता, नगरीयता क्या है? नगरीयता है शहरों के विकास, जीवन शैली और व्यवहार के पैटर्न को नगरीयता के नाम से जाना जाता है। मतलब शहरों में जो जिस प्रकार की जीवन शैली है वो उत्पन्न हो रही है, उसी को क्या कहा जाता है? नगरीयता कहा जाता है। जहां पर लोग औपचारिक रिश्ते रहते हैं, खान पान पे आपके सामने चाट का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मतलब फास्ट फूड जिसको जल्दी बनाया जा सके, उसका गतिशील जीवन है। मतलब जल्द कोई भी कार्य वो जल्दी जल्दी वहां पर देखने को मिलता है। लोग फास्ट फॉरवर्ड काम करते हैं।
अत्यधिक सुविधाएं देखने को मिलती है आपके सामने। इस प्रकार का जीवन शैली है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार की नगर जीवन शैली को क्या कहा जाता है? नगरीयता के नाम से जाना जाता है। नगरीकरण और नगरीयता में क्या अंतर होता है? नगरीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि नगरीयता आपके सामने एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण वो चीज होती है जहां पर लोग फिजिकली आपके सामने गांवों से शहरों की तरफ बढ़ते हैं, अपना पलायन करते हैं, उसको नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। नगरीयता क्या होता है? लोग किस प्रकार का जीवन जिएंगे शहर में आकर, उसको नगरीयता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? ग्रामीण भारतीय शहरों में क्या प्रमुख समस्या है? भारतीय शहरों में क्या है भाई? इतने ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, सभी को रोजगार भी नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी भी एक समस्या देखने को मिलती है कुछ हद तक। प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, इतने ज्यादा उद्योगों की वजह से, वाहनों की वजह से, और कोई मतलब जो जिस प्रकार की जीवन शैली है उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। कंक्रीट का ही आपके सामने बहुत बड़े बड़े भवन निर्माण कर दिए जाते हैं, हीट ट्रैप होती है वहां पर आपके सामने। जो पेड़ पौधे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब पेड़ पौधे होते जरूर हैं, लेकिन वो जिस मुकाबले में प्रदूषण पैदा होता है उस मुकाबले में इतने पेड़ पौधे नहीं होते हैं। इस वजह से प्रदूषण भी बहुत व्यापक स्तर पे देखने को मिलता है। साथ के साथ आवास की कमी भी देखने को मिलती है, लोगों को उतना ज्यादा आवास है वो देखने को नहीं मिलता है, घर नहीं मिलते हैं आपको आपके सामने। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की क्या समस्या होती है? भाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का जीवन गरीबी से होता है, गरीबी से पूर्ण होता है, मतलब गरीबी देखने को मिलती है। असुरक्षित व अस्वास्थ्यकर स्थानों पर रहना पड़ता है, मतलब ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ से कोई नाला निकलता है, या फिर गंदगी जहाँ पर रहती है, कचरा जहाँ पर रहता है वहीं पे वो लोग, क्यों वहीं पे कोई नहीं बसता, वहां पर वही लोग जाकर बस जाते हैं। असुरक्षित जगह होती है जहाँ पर चोरी लूटपाट, किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती आपके सामने, और स्वास्थ्य से संबंधित जीवन जीने का भी अधिकार नहीं होता, अस्वस्थकारी जीवन भी देखने को मिलता है। शहरी जीवन की दो विशेषताओं की बात करें। शहरी जीवन कैसा होता है? प्रतिस्पर्धा व सामाजिक गतिशील जीवन होता है, मतलब सभी लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देते हैं कि भाई कौन अपना बेहतर करता है। व्यापारिक जीवन होता है, सभी लोग अपने व्यापार से जुड़े होते हैं, सभी व्यापार में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं कि भाई मैं बेहतर करूंगा, मैं बेहतर करूंगा, सभी बाजार में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। और सामाजिक गतिशीलता भी देखने को मिलती है, समाज में लोग बहुत तेजी से जीवन जीने पर विश्वास रखते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने क्या? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या होता है आपके सामने? तो संस्कृतिकरण क्या होता है? निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की परंपराओं का अपनाना, मतलब उच्च जातियों जैसी परंपराएं, जैसे शिक्षा लेना, धर्म को अपनाना, स्वस्थपूर्ण जीवन जीना, स्वच्छतापूर्ण जीवन जीना। तो इस प्रकार का जो जीवन होता है वो उच्च जातियां जो जीती हैं उसको निम्न जातियां द्वारा भी अपना लिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, पाश्चात्यकरण क्या होता है? पश्चिमी संस्कृति, जीवन शैली और मूल्यों को जीवन में अपना लेना क्या कहलाता है आपके सामने? पाश्चात्यकरण कहलाता है। मतलब जो पश्चिमी यूरोप, अमेरिका जैसे देश है, उन जैसी संस्कृति, उन जैसा पहनावा पहनना, उन जैसा खान पान, उन जैसी बोली है, उन जैसी संस्कृति को बढ़ावा देना है क्या कहलाता है? पाश्चात्यकरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको विस्तार से चीजें? तो ये था आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है सोसाइटी ऑफ इंडिया, उससे संबंधित जो सोशियोलॉजी का मैंने विस्तार से छोटे के जितने भी प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारे सारे आपको करवा दिए। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।